चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाडली बहनों को मिले 1500 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 1897 करोड़। टिक्कमगढ़ में घुमाई लाठियां। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर से मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए के हिसाब से 1897 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें लाडली बहना योजना की राशि के रूप में 1250 रुपए और 250 रुपए रक्षाबंधन के लिए शामिल हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को श्योपुर जिले के विजयपुर में आयोजित स्व सहायता समूह सम्मेलन तथा रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सरकार बनाएगी 1 करोड़ घर। गरीबों और मिडिल क्लास का सस्ते घर का सपना होगा पूरा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार शहरी गरीबों और मिडिल क्लास परिवारों के लिए 1 करोड़ सस्ते घर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को इस स्कीम को मंजूरी दी गई। इस योजना पर सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देगी। इस योजना के तहत सरकार शहरी इलाकों में घर बनाने के लिए वित्तीय मदद देगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनीष सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला। केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस को लेकर 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दे दी थी। वे शुक्रवार शाम 6 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद 3 घायल। दोपहर 2 बजे एनकाउंटर जारी। पुलिस ने एक दिन पहले 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार 10 अगस्त को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए। 3 अन्य जवान जख्मी है। दोस्तों, माना जा रहा है कि आतंकी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे थे। ऑपरेशन जिले के कोकर नाग टाउन में चल रहा है। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की ज्वाइंट टीम सर्च ऑपरेशन में लग गई। इसी दौरान आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इलाके में 2 से 3 आतंकवादी होने की आशंका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जल्द 4G 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी बीएसएनएल। यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। जी हां दोस्तों, दूरसंचार विभाग ने शनिवार 10 अगस्त को कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल जल्द ही 4G 5G रेडी यूनिवर्सल सिम और ओवर द एयर OTA लॉन्च करेगी। इस सिम को यूजर्स कहीं भी एक्टिवेट कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दूरसंचार विभाग ने कहा कि 4G और 5G सर्विस के रोल आउट के बाद यूजर्स को बिना ज्योग्राफिक रिस्ट्रिक्शंस के अपना मोबाइल नंबर चुनने और सिम बदलने में मदद मिलेगी। बीएसएनएल ने इस सिम को पायरो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गाजा में स्कूल पर IDF की एयर स्ट्राइक, 100 की मौत। इजराइल के खिलाफ ईरान ने मुस्लिम देशों से की यह अपील। जी हां दोस्तों, गाजा में पिछले 10 महीने से जारी इजराइल का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा हमले में इजरायली सेना ने गाजा शहर के एक स्कूल पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में करीब 100 लोग मारे गए हैं, जबकि कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला अल तमीन स्कूल पर किया गया है। इसके बाद ईरान ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इजराइल गाजा में लगातार नरसंहार कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने एक बयान में इस हमले को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा। ढाका में खाली पड़े ATM। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कहा कि अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप फिर हत्या, आंख मुंह प्राइवेट पार्ट से खून बहा, गर्दन टूटी, आरोपी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में। जी हां दोस्तों, कोलकाता के सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या की खबर है। शनिवार 10 अगस्त को आरोपी संजय को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उसे सियालदाह कोर्ट में पेश किया गया था। 23 अगस्त को कस्टडी खत्म होगी। वहीं दोस्तों पुलिस ने संजय को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सामने आया है कि वो अस्पताल का कर्मचारी नहीं है, बाहरी व्यक्ति है, लेकिन उसकी अस्पताल के अलग अलग विभागों में काफी पहुंच है। पुलिस के मुताबिक संजय की हरकतें संदिग्ध है, वह सीधे तौर पर घटना में है। साथ ही पुलिस घटना की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में मौजूद 5 लोगों से भी पूछताछ कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एक ही बैंक अकाउंट से कई लोग चलाएंगे यूपीआई, साथ में इस्तेमाल कर पाएगा पूरा परिवार। जी हां दोस्तों, भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबसे उपयोगी टूल साबित हुई यूपीआई सर्विस अब और मजेदार होने वाली है। दरअसल दोस्तों रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद यूपीआई से जुड़ी एक नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिससे अब एक साथ पूरे परिवार यानी कि पूरा परिवार यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस सप्ताह हुई एमपीसी बैठक के बाद जारी बयान में यूपीआई की नई सर्विस के बारे में जानकारी दी। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, अगर यूपीआई से पूरा परिवार एक साथ अलग अलग मोबाइलों में चला पाएगा तो कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सस्ते कर्ज की उम्मीद को लगा बड़ा झटका, 3 सरकारी बैंकों ने बढ़ा दिया ब्याज, बढ़ेगा ईएमआई का बोझ भी। जी हां दोस्तों, ग्राहकों का सस्ते कर्ज का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं एमपीसी में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है, लेकिन दूसरी ओर देश के 3 सरकारी बैंक यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में एमसीएलआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। तीनों बैंकों ने अलग अलग अवधि की ब्याज दरों में इजाफे का फैसला किया है। ऐसे में ज्यादातर ग्राहकों के होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन जैसे कर्ज महंगे हो गए हैं। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अगली खबर। गडकरी ने पंजाब सीएम मान को पत्र लिखा, एनएचएआई अफसरों से मारपीट पर बोले एक्शन ले नहीं तो प्रोजेक्ट बंद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा। इस पत्र में नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के कदमों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 14,288 करोड़ रुपए की 293 किलोमीटर की परियोजना बंद करना पड़ेगी। गडकरी ने कहा कि मुझे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे परियोजना पर हाल ही में हुई 2 घटनाओं के बारे में पता चला है। जालंधर जिले में एक ठेकेदार के इंजीनियर को बेरहमी से पीटा गया। मैं इसकी तस्वीर भी भेज रहा हूं। हालांकि इस घटना के संबंध में एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाईकोर्ट बोला यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है, महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को पोस्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई की। जस्टिस जयराम भंभानी ने कहा कि पोस्को एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला, जबरन किसी चीज से बच्चों के निजी अंगों से छेड़छाड़ केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी एक महिला की दाखिल याचिका पर आई। उसका तर्क है कि पोस्को एक्ट की धारा 3 में पेनिट्रेटिव हमला, यौन हमला और धारा 5 में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला का केस किसी महिला पर दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से पता चलता है कि इनमें केवल सर्वनाम वह का उपयोग किया गया है जो कि पुरुष को दर्शाता है, महिला को नहीं। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या इस मामले को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार देना चाहिए था। SC/ST आरक्षण को लेकर केंद्र और बीजेपी पर बरसे खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। खड़गे ने कहा है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने SC/ST वर्ग के लोगों के सब कैटेगराइज करने के साथ ही क्रीमी लेयर की भी बात की। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार देना चाहिए था। इसे आज 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास वक्त नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महंगा पड़ेगा शौक, गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट लगवाने पर 28% GST वसूल करने वाली है सरकार। जी हां दोस्तों, गाड़ियों में पसंदीदा नंबर लगवाने का शौक आने वाले दिनों में और महंगा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, सरकार भारत में फैंसी नंबर प्लेट पर GST वसूल करने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना है कि फैंसी नंबर प्लेट पर GST की सबसे ऊंची दर यानी कि 28% लागू हो। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार गाड़ियों में पसंदीदा नंबर प्लेट लगवाने पर GST वसूल किए जाने के प्रस्ताव को अभी वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया है। प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय से पूछा गया है कि फैंसी नंबर या नंबर ऑफ चॉइस को क्या लग्जरी आइटम की तरह ट्रीट किया जा सकता है।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर, विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले। अगले महीने भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति मुइज्जू। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार शाम मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत विदेश मंत्री मूसा जमीर ने किया। जयशंकर 11 अगस्त तक मालदीव में ही रहेंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मुइज्जू से हो सकती है। जयशंकर ने शुक्रवार रात मालदीव के विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए पड़ोस एक प्राथमिकता है और पड़ोस में मालदीव प्राथमिकता है। हमारे बीच इतिहास और रिश्तेदारी के सबसे करीबी रिश्ते भी हैं। यह यात्रा दोनों देशों की उपलब्धियों का जायजा लेने और आने वाले सालों में बेहतर संबंध तैयार करने के लिए है।